हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। ज्योग्राफी पार्ट से जो हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे उसी के अंदर आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। चाहे अगर हम बात करें CHSL की, CGL की, या फिर जो नेशनल स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इसके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ही डिस्कस किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं ये जो हमें याद ही करने पड़ेंगे। मतलब इनके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है जो हमने समझ लिया तो पूरी की पूरी थ्योरी है जो समझ आ जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि हमें याद ही होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट प्लेनेट की अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, जो सन के बिल्कुल ही नियरेस्ट प्लेनेट है, तो वो है मरकरी। देखिए, जो मरकरी है वो एकदम क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के। और अगर बात की जाए तो सन के पास है तो जाहिर सी बात है कि हॉट प्लेनेट होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म प्लेनेट तो है, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम में ये हॉटेस्ट नहीं है। अगर हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें तो वो है वीनस। और वो क्यों है ये अब हम वीनस में पढ़ेंगे जब हम वीनस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेनेट है मरकरी। और जो प्लेनेट है इसके ऊपर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। इसके ऊपर कोई भी गैसेस नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। ऐसी कोई भी गैस इनके ऊपर मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, मतलब जैसे कि कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मरकरी प्लेनेट है उसके ऊपर कोई भी ओजोन का ब्लैंकेट नहीं है। जैसे कि हम अर्थ में पढ़ते हैं ना कि जो हमारी अर्थ है एटमॉस्फेयर में, बाहर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर मिलती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो मरकरी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ओजोन की लेयर नहीं है। ये सब बातें थी मरकरी के बारे में। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है विनस। जो विनस प्लैनेट है ये सेकंड प्लैनेट है जो कि डिस्टेंस में मरकरी से थोड़ा सा दूर है। फिर अगर हम बात करें अर्थ के साथ इसकी कंपैरिजन की, तो ये है एकदम नियरेस्ट प्लैनेट, यानी कि अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पास है ये। और इसको ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। मतलब इसलिए इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है तो हम उसके 1-2 घंटे पहले, मतलब आसपास उसके करीब करीब टाइम हम वीनस को देख सकते हैं। ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं दिखेगा, बट बहुत ही छोटा सा डॉट टाइप में हम इसको देख सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी, जब सूरज निकलता है और सूरज ढलता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। फिर अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस के चारों तरफ एक बहुत ही थिक क्लाउड कवर है, इसीलिए इसको कहते हैं वेल्ड प्लैनेट। देखिए, वेली का मतलब होता है अनक्लियर या फिर कवर हो किसी चीज़ से। और इसी ये जो इसके ऊपर जो क्लाउड का कवर है ना, इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सन की जो रेज होती है ना उनको एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए जो वीनस है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, यानी कि मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि इसके आस बाहर क्या है, एक क्लाउड का कवर है जो कि सन की रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और ये जो वीनस है इसकी एक और ख़ास बात है कि ये एकदम, मतलब इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के साइज़ के आसपास का ही है और इसका जो मास है वो भी अराउंड अर्थ के जितना ही है। और ये जो प्लेनेट है ना, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, जैसे कि यूरेनस जो है वो रोटेट करता है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट हमने पढ़ लिया वीनस होता है। वीनस के ऊपर भी कोई पानी नहीं है, नो वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन इट। और इसके ऊपर भी सफिशिएंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है।
कि जिससे मतलब हम एकदम सटीक तरीके से कह सके कि भाई लाइफ प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वाटर नहीं है, ऑक्सीजन भी बहुत ही कम मात्रा में थोड़ी बहुत होगी, वरना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। और इतना ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ तो पॉसिबल हो ही नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे प्यारे अर्थ की, जहाँ पे हम सब रहते हैं। अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं ना चार, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, यानी कि जो एक्सिस होती है उससे थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब टेढ़ा है ये। और जो एंगल बनाता है वो, जो इसकी एक्सिस है इक्वेटर के साथ एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। ठीक है। और ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.091 सेकेंड्स लेता है। इसीलिए ये जो रिवॉल्यूशन के टाइम की बात करें तो जाहिर सी बात है, रोटेशन जो रिवॉल्यूशन है वो सन के अराउंड करेगा, तो उसके लिए ये जो टाइम लेता है वो है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स लेता है। इसीलिए जो मतलब पूरे 366 डेज तो हम कह देते हैं, लेकिन लेता नहीं है, 365 डेज लेता है। इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें हम ये जो बचा हुआ आर या फिर मिनट्स हैं उसको कंक्लूड करके एक एक्स्ट्रा डे हम अरेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं लीप ईयर। अर्थ को हम बोले तो हम अर्थ के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्पेस से या मून से देखते हैं तो ये एकदम ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है। जो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। मतलब अभी तक हमने जितनी भी स्टडीज़ की है साइंटिस्ट ने और बाकी सब ने, तो यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। उसके लिए अलग अलग बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, सेकंड है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर है कि जो अर्थ है उसका खुद का एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट्स हैं, जिसके कारण जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके कारण क्या होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट सा हो जाता है, यानी कि जितनी भी सन की रेडिएशंस है ना उसको अंदर आने देती है, लेकिन कुछ एक को थोड़ी फिर जो शाम को जब अर्थ सन की रेडिएशंस नहीं आती है तो जो अर्थ से जितनी भी हीट निकलती हैं या जो रेडिएशंस अर्थ पे आई थी उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर नहीं जाने देती। जिस कारण से क्या होता है कि रात को भी जो टेम्परेचर होता है ना अर्थ का वो मेंटेन हुआ रहता है, वरना बाकी प्लैनेट्स पे क्या होता है, दिन में गर्मी और रात को जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अर्थ पे ऐसा पॉसिबल है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अदर गैसेस, जो क्या करती हैं, रात को भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं। क्योंकि अगर रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगी, जाहिर सी बात है कि इंसान तो जम जाएंगे। तो इसी तरीके से जितनी भी ये चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गई, अदर गैसेस, इसी की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। फिर अगर हम बात करें मून की, तो आपको पता है कि अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। तो ये एक ही ओनली सैटेलाइट है अर्थ के पास। अगर हम बात करें नेचुरल की, अब तो आर्टिफिशियल बहुत सारी साइंटिस्ट ने लॉन्च कर दी है, बहुत सारी है, जैसे कि आर्यभट्ट है और भी बहुत सारी हैं। तो इसमें नेचुरल सैटेलाइट में सिर्फ मून ही आता है, जिसका डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 3475 किलोमीटर है, और उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 10,864 किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आ जाता है कि भाई अर्थ का डायमीटर कितना है, मून का डायमीटर कितना है, सरकमफ्रेंस कितनी है, मास कितना है उसका। तो ये सब टर्म्स अगर आप याद करके रखें तो ही बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसे कॉमन से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। और फिर अगर हम इसकी ऑर्बिट की बात करें तो जो इसका अर्थ मून का भी जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल है। और इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मून का फ्रॉम अर्थ उसको बोलते हैं एपोजी, यानी कि जब ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, मून जब रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है जब ये क्या होता है, मैक्सिमम दूरी पर होता है, उसको बोलते हैं एपोजी। और उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4
1,06,000 किलोमीटर। और अगर मिनिमम डिस्टेंस यानी कि जब मून है वो सबसे पास होता है अर्थ के, उसके रिवॉल्यूशन के दौरान, उसको बोलते हैं पेरिजी, जो कि है इसका डिस्टेंस होता है 3,64,000 किलोमीटर, और जिसकी अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस तो 38,400 किलोमीटर ही है। वैसे ये इस पेरिजी और एपोजी के कारण ही क्या होता है, अर्थ पे जो हम टाइडल फोर्स है, वो टाइडल फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण जो टाइड्स हैं वो बनती हैं समुद्रों में। फिर अगर हम इसकी उसकी बात करें रोटेशन की, कि ये कितना रोटेशन के लिए कितना टाइम लेता है अपनी एक्सिस पे, तो ये अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ एक दिन, जैसे कि है 27 डेज 7 hours and 43 minutes। और जो कि है मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम ही है, लेकिन कुछ एक दिन तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। और अगर मून की रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो लेता है 29.53 डेज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है अर्थ के मुकाबले। फिर अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो जब हम अर्थ से मून को देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ 59% टोटल सरफेस ही दिखता है। बाकी क्या होता है, दूसरी साइड होता है, तो उसको हम क्या है देख नहीं सकते। फिर ये जो मास दिया हुआ है अर्थ के कंपैरिजन में, आप देख ही सकते हैं कि 1:81 है। डेंसिटी भी है जो कि 3.34 है, जो कि वाटर की अगर हम बात करें, और रिलेटिव डेंसिटी दो टू दैट ऑफ अर्थ है वो, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं आते, आपको इतना डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो हिडन पार्ट है मून सरफेस का, वो है 0.41%, यानी कि अबाउट 41% ऐसा हिस्सा है मून का जो कि दूसरी साइड होता है, तो जो हम दूसरा फेस होता है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ 59% ही मून अर्थ से है वो विजिबल होता है। देन अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें कि जो मून पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, अभी तक जितना भी मतलब पता लगाया गया है, वहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं या फिर साइंटिस्ट ने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरीज करके जो पता लगाया है, वो कुछ फैक्ट्स हैं अलग अलग। जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून है माउंट लेबनीज, और जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, साउथ पोल पे सिचुएटेड है। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। और अगर ब्राइट पार्ट की बात करें तो जो मतलब जो ब्राइट पार्ट होता है ना मून का, वो क्या है, फुल किस चीज़ से कवर है, एकदम माउंटेन से, बहुत बड़े बड़े ऊपर नीचे माउंटेन्स है, और बहुत ही ज़्यादा डार्क पैचेस हैं। जैसे कि हम कई बार ध्यान से टेलीस्कोप की वगैरह की मदद से जब हम मून को देखते हैं तो हमें एकदम ऐसा ब्राइट नहीं दिखता। जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी ना, कहते हैं कि भी चांद के ऊपर भी दाग है। तो वो जो डार्क पैचेस हमें दिखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं कुछ माउंटेन्स की वजह से, और कुछ होते हैं लो लाइंग प्लेन्स की वजह से, जिससे जो होता है हमें डार्क डार्क कलर का मून के ऊपर हमें सरफेस दिखाई देता है। फिर एक है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, जो कि बनी हुई है किससे, प्लेन ऑफ यानी कि प्लेन टाइप का है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स से बनी हुई है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रियर साइड ऑफ द मून है, यानी कि अर्थ सन, हम अर्थ से जिस साइड मून को देखते हैं हमें जो एग्जैक्ट दिखता है ना डार्क डार्क कलर का, वो यही है। और ये जो है यह हमेशा ही डार्क हमें दिखाई देता है। फिर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। और टेम्परेचर की बात करें हम मून पे, तो वो होता है बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में, और रात को ये ड्रॉप कर जाता है -180 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्यों होता है, इसका जो रीज़न है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अर्थ के अंदर की जो वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से जो रात को टेम्परेचर है बहुत सारे प्लैनेट्स का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। और सही ये सेम केस है मून का भी, जहाँ पे जो रात को टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर लाइट की बात करें, लाइट फ्रॉम द मून, यानी कि जब मून से कोई भी लाइट आती है तो वो कितना टाइम लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए, वो है 1.3 सेकेंड्स। बेसिकली मून की कोई भी लाइट नहीं होती है, ये जो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो साइज़ ऑफ मून की बात करें तो ये 1/4 ऑफ साइज़ है अर्थ के कंपैरिजन में। और ग्रेविटेशनल पुल है वो भी 1/6 है, यानी कि अर्थ पे ज़्यादा है ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन जो मून है वहाँ पे क्या है, 1/6 है। आपने देखा भी होगा बहुत बारी,
या फिर आपने सुना भी होगा कि अगर हम जो मून पे जाते हैं तो हम क्या मतलब एक तरीके से उड़ने लग जाते हैं, हम कूदते हैं तो हमारी जो हाइट है वो बहुत ऊंचा तक जंप कर सकते हैं हम। तो वो सब कुछ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही होता है, क्योंकि मून पे क्या होता है बहुत कम होता है, इसीलिए हम क्या है काफ़ी ऊंचाई तक हम कूद सकते हैं वहाँ पे। और अगर हम मून की सरफेस की बात करें तो वो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेनली मोस्टली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो मिलता है सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम, जो कि मून के सरफेस पे है। स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलेनोलॉजी, और मून क्या है एक फॉसिल प्लेनेट है। ठीक है। फिर अगर हम सुपर मून या ब्लू मून की बात करें, और एक आता है ब्लड मून, देखिए ये क्या है, इनको हम समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देन अगर हम बात करें सुपर मून की, तो सुपर मून किसे कहते हैं? देखिए सुपर मून होता है फुल मून जब भी होता है ना, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मंथ होता है जैसे जनवरी फरवरी, या फिर अगर हमारे पुराने जैसे जो हमारे पूर्वज होते थे या जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो महीनों के नाम याद रखते थे, जैसे कि चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, तो इनमें जो होता है ना वो होता है एक अमावस आती है और एक पूर्णिमा आती है। अमावस मतलब न्यू मून और पूर्णिमा होता है फुल मून, यानी कि जिस दिन हमें चांद पूरा दिखता है। तो सुपर मून होता है तब होता है जब जिस दिन हमें चांद क्या है एकदम फुल दिखे, और प्लस में क्या है वो अर्थ के सबसे करीब हो, उसको बोलते हैं सुपर मून। तो अर्थ के ज़्यादा करीब होगा तो जाहिर सी बात है कि जो चांद है जो मून है वो हमें बड़ा दिखेगा और थोड़ा सा ब्राइटर दिखेगा, उसे कहते हैं हम सुपर मून, जो कि 15% मोर ब्राइटर होता है और 30% मोर बिगर दिखता है हमें, इसीलिए उसको बोलते हैं सुपर मून। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है ब्लू मून। देखिए ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है ये कैलेंडर में आता, मतलब पूर्णिमा के दिन ही आता है जिस दिन फुल मून होता है। प्लस में क्या होता है कि ये जो घटना है ये होती है पूर्णिमा वाले दिन होती है, और अगर किसी मंथ के अंदर दो फुल मून दिखा रखे हैं ना, किसी भी एक महीने के अंदर दो पूर्णिमा है, तो जो सेकंड फुल मून होता है उसको बोलते हैं ब्लू मून। ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर का सा दिखता है, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है ब्लड मून। देखिए ब्लड मून जैसे कि आपको पता है कि ब्लड का कलर रेड होता है, तो ये क्या कब होता है, ये जो मून का कलर है वो भी हमें कैसा दिखेगा, थोड़ा सा रेड रेड कलर का सा दिखेगा। और ये होता कब है, यानी कि ये जो फिनोमिना है ये हमें देखने को मिलता है चंद्र ग्रहण वाले दिन। देखिए लिख रखा है ना लूनर एक्लिप्स, मतलब जिस दिन भी चंद्र ग्रहण होता है ना तो उस पूर्णिमा वाले दिन तो क्या होता है कि जो वैसे तो सन की खुद की लाइट नहीं है, जो सन की मून की कोई भी खुद की लाइट नहीं है, तो जो भी सन से जो लाइट आती है मून के ऊपर गिरती है वो हमें रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उस दिन होता है चंद्र ग्रहण या फिर लूनर एक्लिप्स। तो इसके कारण क्या होता है, जब ये सीधी लाइन में आते हैं ना तो थोड़ी सी अर्थ की जो लाइट है या फिर जो अर्थ का कलर है वो हमें मून के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, और जो वो हमें थोड़ा सा रेड कलर का सा लगता है, जैसे कि जो मून है वो रेड कलर का हो गया है। तो इसीलिए इसका जो नाम दे दिया है वो दिया है ब्लड मून नाम दे दिया। देन फिर बात करें कि लूनर टेट्राड क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसा साल 2 साल जिसमें क्या होता है कंटिन्यूस 2 साल के अंदर होता है या एक साल के भी अंदर हो सकता है, जब क्या हो टोटल 4 लूनर एक्लिप्स हों और कोई भी पार्शियल एक्लिप्स नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 टोटल चंद्र ग्रहण होने चाहिए पूरे के पूरे 4, उसको बोलते हैं हम लूनर टेट्राड। और कोई भी पार्शियल एक्लिप्स नहीं होना चाहिए। देखिए टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में क्या फ़र्क है कि जो चंद्र ग्रहण होता है ना टोटल लूनर एक्लिप्स में वो पूरा चांद का होता है, यानी कि एक बार क्या होता है कि पहले हमें थोड़ा थोड़ा चांद डिसअपियरिंग होता दिखता है, और एक कुछ देर के लिए हमें क्या होता है चंद्र ग्रहण में कि पूरा का पूरा चांद ही नॉन विजिबल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। लेकिन जो पार्शियल एक्लिप्स होता है उसमें क्या है, हमें जो जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें थोड़ा सा पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर पूरी देर के बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा चांद डिसअपियर नहीं होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स।
तो लूनर टेट्राड कब होगा? जब 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, या कभी भी पूरे के पूरे 4 ऐसे चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिले, पूरे के पूरे टोटल लूनर एक्लिप्स, उसको बोलते हैं लूनर टेट्राड। और ये जो फिनोमिना है ना, ये हमें कई कई साल में कभी कभी देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें, वो है चंद्रयान 1। देखिए चंद्रयान 1 के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, चंद्रयान 1 के बारे में, 2 के बारे में भी। तो इसकी जो बात करें तो ये जो है, ये एक मिशन था जो कि किसने, जो इसरो थी। देखिए 27 अक्टूबर 2008 को क्या हुआ था, जो हमारी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस्टेब्लिश किया था क्या, चंद्रयान 1 किया था मून के ऑर्बिट में। और ये किसने किया था? ये किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था, जो कि कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में है, आपको पता ही होगा। और ये किस पोलर सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था? ये किया गया था PSLV-C1 से। और ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और इससे मतलब इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे? इसके बेनिफिट्स थे कि मतलब ये इंडिया का फर्स्ट और बहुत ही मतलब सक्सेसफुल वो था, जो एकदम सक्सेसफुल हो गया था। सैटेलाइट लॉन्च की थी इंडिया ने, बहुत ही हाईएस्ट रेजोल्यूशन की थी। इससे हमें क्या था कि मून की हमें जो वो था, हमें बहुत सारी इमेजेस भेजता था अच्छी अच्छी, ताकि जो साइंटिस्ट है वो और एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, सरफेस के बारे में जान पाएँ कि भाई जो मून है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसी सॉइल है, मिनरल कैसा है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है या नहीं है, वहाँ का वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, इन सब के बारे में हमें बताता था। फिर अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें, तो जो चंद्रयान 2 था वो इंडिया का सेकंड मिशन था, किस पे, मून के ऊपर। और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस मिशंस था, यानी कि जितना भी काम हुआ था या फिर जितना भी करने वाले थे वो सारा का सारा इंडिया में ही होने वाला था। और इसमें क्या क्या था? एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। और क्या था इसमें कि भाई लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने के बाद क्या होगा, लैंडर लैंड करेगा और फिर उसमें से जो रोवर है वो सेपरेट हो जाएगा ऑर्बिटर में से। और फिर जो लैंडर है वो सॉफ्टली लैंड करेगा कहाँ पे, चांद पे। और फिर इससे क्या होगा, वो हमें अलग अलग बहुत सारी पिक्चर्स भेजेगा, मून के बारे में ही बताने वाला था। और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए गए थे, जैसे कि 6 व्हील्ड रोवर था, जो कि कहाँ पे है, वो जिसकी जो कमांड्स है वो ग्राउंड से ही देनी होगी और वो अपना काम करेगा। और भी बहुत सारे इसके बारे में बता रखे कि जो चंद्रयान 2 मिशन था उसका अबाउट वेट था 3290 किलोग्राम वेट था। और जो रिमोट सेंसिंग के बारे में, तो हमें जो स्टडी करने के लिए भेजा गया था, बेसिकली जो लूनर टोपोग्राफी है कि भाई वहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है या क्या है। मिनरलोजी, जैसे कि मिनरल्स की, चांद के ऊपर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, एग्जॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे पानी है या नहीं है, यही सब कुछ के लिए। तो जो चंद्रयान 2 का जो मिशन है वो प्लान किया गया था 2019 में। लेकिन ये जो बुक है ये थोड़ी सी पुरानी है फ़िलहाल। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो फेल हो गया था। और जिसको लीड कर रहे थे के सिवान, आप सभी ने वो वीडियो भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी के सिवान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जो मिशन था ये थोड़ा सा फेल हो गया था। फिर नेक्स्ट अगर हम प्लेनेट की बात करें तो वो है मार्स प्लेनेट। मार्स पे भी आपने देखा होगा इंडिया ने जो फर्स्ट वो भेजा था अपनी मार्स को स्टडी करने के लिए, जो मिशन मंगल लॉन्च किया गया था वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था और कितना चीपेस्ट था। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं मार्स प्लेनेट के बारे में। ये जो प्लेनेट है ये बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच है, मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है आयरन। आयरन की प्रेजेंस के कारण ही वहाँ की जो सॉइल है वो हमें कैसी दिखती है, थोड़ी सी रेडिश और पिंकिश कलर की दिखती है। इसीलिए जो इसका नाम दिया गया है, क्या, हम इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। फिर अगर सैटेलाइट्स की बात की जाए तो वो है 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस और एक डीमोस, किसकी, मार्स की 2 सैटेलाइट हैं। और जुपिटर की बात करें तो भाई जुपिटर का तो आपको पता ही होगा, बचपन से रटवाया जाता है बच्चों को कि भाई लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो वो है जुपिटर। जो जुपिटर को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना वो अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस होता है।
दे आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा कम है। फिर अगर नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो जो इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है ना जुपिटर की, वो है गैनीमेड, जो कि पूरी लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ना, चाहे वो अर्थ के मून की बात कर ले, मार्स के डीमोस की, फोबोस की बात कर ले, या सैटर्न के भी और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं उनकी बात कर ले, टाइटन वगैरह की, लेकिन उनमें सबसे जो बड़ी है वो है गैनीमेड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, कहाँ पे, सोलर सिस्टम में। और इसकी क्या है, बहुत सारी ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि भाई इसके चारों तरफ क्या है, पतले पतले से मतलब पट्टियाँ सी बनी हुई हैं चक्र से, जो कि किस चीज़ की बनी हुई है, आइस की। और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उन सब चीज़ों की बनी हुई है। और सैटर्न की बात करें तो इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो है टाइटन। फिर अगर हम बात करें जो जुपिटर और सैटर्न में कि भाई सबसे ज़्यादा इस जो नेचुरल सैटेलाइट है वो किसके पास है, देखिए कुछ सालों पहले अगर हम बात करते तो वो थी सैटर्न की। लेकिन फ़िलहाल अभी हाल दो एक दो साल पहले जो नए जो डाटा निकले हैं ना, साइंटिस्ट ने जो नई डिस्कवरीज़ की हैं उनमें पता लगा के बताया है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो है जुपिटर के पास। तो आप इसको क्वेश्चंस के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वो फ़िलहाल जुपिटर के पास है, सबसे ज़्यादा मून। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यूरानस के बारे में। देखिए जो यूरानस प्लैनेट है वो 4 टाइम्स बिगर है किससे, अर्थ के प्लैनेट से। और इसका जो कलर है ना वो है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस प्रेजेंट है। ठीक है। तो CH4 जो इसका फॉर्मूला होता है मीथेन का, तो इसकी प्रेजेंस के कारण ही जो प्लैनेट है उसका थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश सा कलर दिखाई देता है। और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था 1781 में किया था सर विलियम हर्सेल ने। और अब सेवन्थ प्लैनेट है सन से। ठीक है। और फिर है कि फर्स्ट प्लैनेट है ये जो डिस्कवर हुआ था किसकी मदद से, टेलीस्कोप की मदद से। टेलीस्कोप होता है ना जिसको हम जूम कर करके देखते हैं, बड़ी सी वो दूरबीन टाइप की होती है जिससे हम देखते हैं तो हमें जो अंतरिक्ष में स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, वो सब कुछ दिखाई देते हैं। तो उसकी मदद से डिस्कवर किया जाने वाला ये फर्स्ट प्लैनेट था। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है किसमें, सोलर सिस्टम में। फर्स्ट कौन सा है, जुपिटर, सेकंड सैटर्न और थर्ड है यूरानस। ठीक है। फिर अगर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो है यूरानस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है। और इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना वो अबाउट 190 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा क्यों होता है, अब जाहिर सी बात है कि जो यूरानस है वो इतनी दूर है मून सन से कि भाई सन की जो रेडिएशन है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ठंडा है। और इसकी रिंग्स की बात करें तो इसकी जो साइंटिस्ट ने मतलब इनको नेमिंग भी दी गई है, 13 रिंग्स बताई गई हैं जिनके जो नाम है वो अलग अलग कुछ इस तरीके से हैं, जीटा, अल्फ़ा, बीटा, एटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, न्यू, म्यू। तो ये बहुत सारे रिंग्स है, ये बेसिकली पेपर में नहीं आती है। इतना आ सकता है कि भाई कितनी रिंग्स है, 13 रिंग्स है, लेकिन इनका नेम नहीं आता है। और ये जो यूरानस है ये प्लैनेट है जो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, विच इज़ अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स। यानी कि बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं, वो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो यूरानस है और हमने जो पहले पढ़ा था ना वीनस, ये दो प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सभी प्लैनेट से एकदम अलग। और जो यूरानस है ना उसकी वो सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे, जैसे कि अर्थ है ना इंक्लाइंड अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री। लेकिन जो यूरानस है उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज इंक्लाइनेशन है, इसीलिए कहते इसको भी कहते हैं अ प्लैनेट ऑन इट साइड, यानी कि क्या है, थोड़ा सा लुढ़का हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करें तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो एट्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का।
और टेम्परेचर की बात करें तो अब इतनी ज़्यादा दूर है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा लो होगा। लेकिन जो मतलब एग्जैक्ट है कि भाई बता दे 190 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में, तो इस ऐसा तो मतलब अभी साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन टेम्परेचर अंदाज़ा लगाया जाता है कितनी दूर है तो जाहिर सी बात है लो ही होगा। नेपच्यून की अगर हम बात करें तो ये भी यूरानस की तरह ही है, मिलता जुलता वेट में, कलर में, साइज़ में। तो इसीलिए इसको जो नेपच्यून का और यूरानस को एक दूसरे का ट्विन भी बोलते हैं। और इसके बाहर क्या है, थोड़ी सी मिथेनिक रिंग्स है, यानी कि क्या है, मिथेन गैस की बनी हुई है कुछ रिंग्स, जिनका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ही लो है। फिर लास्ट अगर हम स्पेशली किसी की बात करें तो वो है प्लूटो। देखिए प्लूटो की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको प्लेनेट की कैटेगरी में शामिल किया गया था, लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो इसको क्या है, प्लेनेट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इन साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नई डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से जो प्लेनेट है प्लूटो, वो अब कोई भी प्लेनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो जो प्लूटो है वो इतनी दूर है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या है कि मतलब इतना टाइम लेता है प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कि मतलब भाई बता नहीं सकते। फिर एक और बात है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सारे के सारे खुद के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। लेकिन जो प्लूटो है ना वो क्या करता है, एक प्लैनेट के जो ऑर्बिट है ना उसको क्रॉस करके उसके रास्ते में से जाता है। तो इसीलिए जो प्लूटो है उसको क्या है, प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। फिर नई डेफिनेशन के हिसाब से आपने देख ही लिया कि जो नई हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी पराग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, कब हुई थी, अगस्त 24 2006 में हुई थी। तो तब कह दिया गया था कि जो प्लूटो है भाई साहब अब कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक है। और जो पहले 9 प्लैनेट्स होते थे हमारे सोलर सिस्टम में, अब क्या है, अब सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो अब जो 8 प्लैनेट्स रह गए हैं वे कुछ इस तरीके से हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून। फिर है कि भाई अब प्लूटो को निकाल तो गया दिया है प्लैनेट की कैटेगरी से, लेकिन अब इसको प्लेस कहाँ करेंगे, मतलब कहेंगे क्या कि भाई प्लूटो है क्या। तो बहुत कुछ हफ्तों बाद कहा गया, इसको क्या है, सब प्लैनेटरी स्टेटस में डाल दिया गया कि भाई जो प्लैनेट प्लूटो है वो कोई प्लैनेट नहीं है। उसको एक नया स्टेटस दे दिया कि भाई ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। क्योंकि प्लूटो क्या है, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मरकरी से भी छोटा है। तो इसीलिए इसको कह दिया कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बहुत ही छोटू सा प्लैनेट है। कब? सितंबर 2016 में, ठीक है। फिर अगर बात की जाए कि भाई जो 9th प्लैनेट था हमारा पहले प्लूटो, उसको क्या किया, उसको जो माइनर प्लैनेट सेंटर नाम की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको उसने नाम दे दिया। जैसे कि हम सोलर सिस्टम में काउंट करके रखते हैं ना एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और बाकी सारी चीज़ों को, तो इसको भी एक नंबर दे दिया गया है एस्ट्रॉयड का ही, जो कि है 134340। तो इसको भी एक माइनर प्लैनेट की या एस्टेरॉयड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। फिर जो इसकी जो प्लूटो के भी और बहुत एक दो मून हैं, जैसे कि चारोन हो गया, निक्स हो गया, हाइड्रा हो गया, इनको क्या है, इनको अलग से नंबर नहीं दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि भाई ये इस प्लूटो के ही सिस्टम के अंदर है, तो जो प्लूटो का नंबर है वो भी इन्हीं का ही, जो इसके मून्स हैं इनके आगे भी क्या है 1234 लगा दिया है, बस क्या है अलग नंबर नहीं दिया गया है। तो जो 24 अगस्त 2016 को जब प्लूटो को बाहर निकाला गया था ना हमारे सोलर सिस्टम से, मतलब क्या था कि नाम इसका कट के कहाँ पे आ गया, एस्ट्रॉयड वाली कैटेगरी में आ गया। तो तब से ये क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है। फिर अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें किससे रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, तो उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं क्या दिखा रखा है, देखिए इस टेबल में दिखा रखा है सबसे पहले तो कि भाई इनका डिस्टेंस सन से कितना है। फिर क्या है कि भाई ये कितने ऑर्बिटल पीरियड, मतलब ये सन के अराउंड
रिवॉल्व करने के लिए कितने दिन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सबसे जो पास है मरकरी, वो तो सिर्फ 88 डेज लेता है। हमारा जो अर्थ है वो 365 डेज लेता है। और जो सबसे ज़्यादा लेता है वो है नेपच्यून। देख सकते हैं आप 59,800 डेज, मतलब 163 साल लेता है अबाउट। फिर अगर खुद की रोटेशन की ही बात की जाए तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो रोटेशन है वो अपनी ही एक्सिस पे किस तरीके से करते हैं। सबका जो टाइम पीरियड है वो अलग है। अब हम तो सिर्फ अर्थ का ही याद रखते हैं, वो है 23 आवर्स। वैसे तो जो एवरेज हम मान के चलते हैं वो 24 घंटे ही मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको 24 आवर्स ही लगाना है, क्योंकि ये इतना माइन्यूट सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं देखते हैं और जो गलतियां हैं वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर डायामीटर की बात करें कि भाई जो प्लेनेट है वो सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, किसका कितना साइज़ है, तो सर्कल और स्फेयर को हम रेडियस और डायामीटर से ही तो नापते हैं। तो सबसे जो छोटा प्लेनेट है वो है मरकरी, और सबसे जो बिगेस्ट प्लेनेट है वो है जुपिटर, जिसके बारे में हम क्या है पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब जौन सा बड़ा प्लेनेट होगा, जाहिर सी बात है उसकी भाई उसका वेट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है मास ऑफ अ प्लेनेट। तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो है जुपिटर का। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। फिर अगर सैटेलाइट्स की बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं, तो वो है जुपिटर की। और अगर हम सबसे कम बात करें तो वो है, जैसे कि मरकरी और वीनस के पास क्या है, कोई भी नेचुरल मून नहीं है, यानी कि खुद की सैटेलाइट नहीं है। और जो अर्थ के पास है वो सिर्फ एक है, मार्स के पास दो है, फोबियोस और डिमोस। और जो जुपिटर है उसके पास तो बहुत सारी है। देखिए इसमें ये जो एडिशन भी किया हुआ है, मतलब जो करेक्शंस, जो नई डिस्कवरीज हुई थी वो भी ऐड किया हुआ है जुपिटर में, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें किसकी, सैटर्न की, तो इसके पास थोड़ी सी कम है, सेकंड नंबर पे ज़्यादा है। फिर यूरेनस और नेपच्यून की है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या है शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप वीडियोस तो देख लेते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है नॉर्मल से आते हैं, लेकिन प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी तो कीजिए, ताकि क्या है चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लेके आऊँ। मैं भी अपना बहुत सारा काम करके टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। और सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।